नमस्कार, आप देख रहे हैं वीस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनाव के जितने चरण बीतते जा रहे हैं, उसके बाद समीकरणों का आकलन का जो दौर है वो ज्यादा सघन होता जा रहा है और कई समीकरण ध्वस्त हो रहे हैं, कई नए बन रहे हैं। तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को सुनिश्चित है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम आपको बता दें कि ये तीसरा सबसे बड़ा चरण होगा ये, और इसमें 627 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और 16 जिलों के 58 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला होने वाला है इस तीसरे चरण में। और इस तीसरे चरण में सबसे बड़ी खासियत है कि जहां चतुष्कोणीय मुकाबला पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिल रहा है, ये पूरी तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में सारी लड़ाई है। लेकिन कांग्रेस इस पूरी लड़ाई में, खास करके तीसरे चरण में, उतनी प्रभावी नहीं दिख रही है। लेकिन साइलेंट वोटर्स कुछ भी कर सकते हैं। जो बात कही जा रही है बहुजन समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में, कुछ ऐसी ही बातें कांग्रेस के संदर्भ में भी कही जा सकती हैं। लेकिन जिस लड़ाई को इस पूरे 7 चरणों के चुनाव में बराबर टक्कर की दिखाई जा रही है, दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसका आकलन किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी को सबसे प्रभावी तरीके से चुनौती देने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी के बारे में। तो तीसरे चरण का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा और इस चरण के चुनाव के बाद तस्वीरें भी अब साफ तौर पर सामने आने लगेंगी। हालांकि जहां तक मुद्दों का सवाल है, उत्तर प्रदेश में पूरे जिलों के हिसाब से अगर स्थानीय मानदंडों और स्थानीय मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो मुद्दे भी तय हो चुके हैं और उन्हीं मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। इसलिए तीसरे चरण का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। तीसरे चरण में कुछ ऐसी प्रमुख सीटें हैं, कुछ ऐसे प्रमुख जिले हैं जहां संवेदनशीलता के साथ साथ वहां का जो राजनीतिक संदेश होगा, ईवीएम में जब अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए वोटर्स निकलेंगे, तब भी आप आकलन कर सकेंगे और आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे कि वास्तव में उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च के लिए किसको अपना पक्ष बता रही है, अपना निर्णय सुनाने जा रही है। फिलहाल सीधे हम जुड़ते हैं इस समय कानपुर से। हमारे सहयोगी कमर आलम जुड़ रहे हैं, झांसी से अनिल शर्मा और हाथरस से जय किशोर। ये तीनों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं इन जिलों से, और सीधे हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इन सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगे कि चुनाव को लेकर के तैयारियां क्या हैं और साथ ही साथ चुनावी गणित कहता क्या है, जिसके आधार पर मैं इस बात को बराबर कह रहा हूं कि यह तीसरा दौर का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। सबसे पहले हम कानपुर चलते हैं, जो कि लखनऊ के बिल्कुल निकट है, और वहां की राजनीतिक गर्मी और उसकी तपिश में, ठंड के इस मौसम में कैसा लोग फील कर रहे हैं, और 20 तारीख को जब वो मतदान केंद्रों की ओर निकलेंगे तो उनके मनोमस्तिष्क में चल क्या रहा होगा। कमर, चुनावी तैयारियों से लेकर चुनावी समीकरणों पर आपका आकलन क्या है? जी, आपको बता दें कि ये चुनाव है जिसमें यहाँ कानपुर में 10 सीटें हैं। 10 सीटों में अब चुनाव जो है कल चुनाव होना है, उसको लेकर आज सारी पार्टियों की नेताओं को प्रचार रुक गया है। और कहीं ना कहीं जो यहाँ के आलाधिकारी हैं, यहाँ पुलिस कमिश्नर असीम विजय कुमार मीणा जी ने अपना पोस्ट है यहाँ पर लगा दिया है मतदानों पर। और यहाँ की जो डीएम है नेहा शर्मा, यही कहना है कि वो भी बूथ जाकर और यहाँ के जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनको निर्देश दिया और कहीं ना कहीं भी हमने उसको पूरा करने का काम किया। कमर, चूंकि चुनाव का प्रचार जो है उसका शोर कल 6 बजे अर्थात शुक्रवार के 6 बजे खत्म हो गया था, और उसके बाद से लेकर आज पूरा दिन जितना अभी बीता है और कल सुबह 7 बजे के पहले तक जो तौर तरीका होता है कार्यकर्ताओं का,
मतदाताओं के साथ संपर्क करने का, उसमें कितनी सघनता और कितनी शिथिलता देख रहे हैं जहां तक पार्टियों का संदर्भ है? जी हाँ, आपको बता दें, यहाँ पे डीएम साहिबा हैं नेहा शर्मा जी, उन्होंने एक सारी पार्टियों को निर्देश दे दिया है कि जो भी इसकी गाइडलाइन है उसके खिलाफ जो भी अपोजिट जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। वहीं नेताओं ने जो प्रचार बंद होने के बाद जो भी डोर टू डोर करना था वो कर चुके हैं। अब जो भी इनका मतदान बूथ पे है वहां पे इनकी ड्यूटी के लिए वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। मगर अब देखने वाली ये बात है कि कहीं ना कहीं कुछ नेता ऐसे जो है जो यहाँ पे घूम रहे हैं, अभी उन पे वो नहीं किया गया, मगर पुलिस उनके लिए सख्त निर्देश दे चुकी है कि कोई भी नेता और या कोई भी ऐसा प्रत्याशी है जो ऐसा कोई काम ना करे। ये तो बात हो गई कमर, क्या डीएम ने कहा है, क्या स्थानीय प्रशासन चाहता है, क्या हुई तैयारियां? मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि जो चुनाव का प्रचार का तौर तरीका रहा वो डिजिटलाइज्ड रहा, फिर भी जनसंपर्क करने की कोशिशें नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई, चाहे वो जिस पार्टी से संबद्ध हों। मेरा सवाल ये है कि कानपुर की जनता किस तरीके से इस पूरे चुनाव को लेकर के उत्साहित है और वो किस स्तर पर आगे बढ़ करके मतदान केंद्रों पर पहुंचने का एक संकेत दे रही है, जो आप भांप पा रहे हैं देखने और बात करने से? जी हाँ, आपको बता दें कि जो ये भी प्रत्याशी हैं, ये जो है कहीं ना कहीं अब तक पूरा जोर लगा चुके हैं। और ये जो प्रत्याशी है इन्होंने अब जो भी क्या नाम है यहाँ नेताओं को, जो भी यहाँ के जो इनके कार्यकर्ता है उनको कहीं ना कहीं ये जिम्मा दिया है कि अब जो भी उनके वोटर है उन पे ज्यादा ध्यान दें। और मैं ये भी बता दें आपको, यहाँ पर जो सख्ती कर दी गई है, जैसे यहाँ के जो डीएम साहिबा है नेहा शर्मा जी, अभी कल ही उन्होंने एक पुलिस के अस्पतालों से पूछे जाने पर इनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं जो ये बूथ पर जो ये प्रत्याशी लगते हैं, जो यहाँ पे जो ये है उसकी जगह पर वहाँ पे सीसी कैमरे लगा दिए गए हैं। और सीसी कैमरे लगाने के बाद जो वहाँ पे जो बैठेंगे उन पर भी निगरानी होगी, और जो वहाँ आएगा वोट डालने उस पर भी निगरानी की जाएगी। कमर, मैं आपके पास आऊंगा और आप तब तक तैयार रहिए और अपने को तैयार रखिए कि वास्तव में चुनावी समीकरण होने क्या जा रहा है कानपुर के उन सभी सीटों पर। मैं आपसे बाद में बात करता हूं। झांसी से जुड़े हुए हमारे साथ अनिल शर्मा। अनिल जी, बुंदेलखंड में कुछ मुद्दे हैं और झांसी में वो मुद्दे समवेत रूप से, एक साथ रूप से जनता के दिमाग में छाए हुए हैं। जनता क्या सोच रही है, जो आप भांप पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जो कल मतदान के द्वारा ये दिखेगा कि जनता वास्तव में चाहती क्या है। देखिए, बात अगर उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की जाए तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और पिछले चुनाव में जो 19 सीट है पूरी बुंदेलखंड की, वो भाजपा के खाते में गई हुई थी। अब वर्तमान में झांसी जिला की बात करें तो झांसी जिला में 4 विधानसभा है, जिसमें एक है बबीना, दूसरी है झांसी सदर, तीसरी मऊरानीपुर, चौथी गरौठा विधानसभा। 3 विधानसभा में तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। चौथी जो मऊरानीपुर विधानसभा है उनके सहयोगी दल अपना दल के खाते में गई है। वहाँ से भी अपना दल की प्रत्याशी, जिसमें अमित शाह जी भी आए थे प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इस प्रकार से देखी जाए तो कायदे की टक्कर जो चल रही है समाजवादी पार्टी और भाजपा में ही दिख रही है। केवल एक विधानसभा ऐसी है जहां अपना दल और समाजवादी पार्टी में टक्कर है। और बुंदेलखंड का राज्य बनाने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। जहाँ पिछले चुनाव के पहले यहाँ उमा भारती जी ने घोषणा की थी कि 3 साल में बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा। तो जब भी कोई बड़ा नेता आता है, कोई बड़ी जो रैली होती है, तो उसमें सबसे पहले यही मुद्दा छा जाता है कि बुंदेलखंड राज्य अभी तक क्यों नहीं बना है। अनिल, आपने तमाम जनता बोले के माध्यम से, दर्शकों से, वहां के मतदाताओं से, जो भी आप सुनते रहे, जब आप P2C क्या करते थे वो सुनते थे, अपनी प्रतिक्रिया देते रहे। मैं ये जानना चाहता हूं कि जनता ने किन मुद्दों को एड्रेस किया जिसके द्वारा वो चाहते थे कि जो भी उनसे वोट मांगे उन मुद्दों पर वो बात करे। वो क्या प्रमुख मुद्दे रहे झांसी का, जहां तक संदर्भ है और संबंध है?
देखिए झांसी जिला की एक सबसे बड़ी समस्या है पेयजल पेयजल की। चाहे अच्छा। झांसी की बात करें, गुड़सरा की बात करें, गरौठा की बात करें तो पेयजल पेयजल का मुद्दा सबसे ज्यादा आया गहराया हुआ हुआ है। और लोग कहते हैं कि पेयजल के लिए बड़ी अव्यवस्था हुई है, स्थायी रूप से कोई समाधान नहीं हो पाया। टैंकरों से सप्लाई हुई और तो लोग 5 साल तक बूंद बूंद पानी के लिए तरसे हुए हैं। रही रही बात बात विकास विकास की, तो जो सड़कें बनी हुई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सारा विकास हमने किया हुआ है। जो सड़कें बनी हैं, पूरा सड़कों का जाल बिछा है, वो भाजपा ने बनवाया है। तो जबकि समाजवादी पार्टी का एक कहना है है कि ये बिल्कुल। सब हमारे काम थे, जो प्रस्तावित थे, की भाजपा ने करवाए हैं। अच्छा, क्या कारण है ऐसा? बहुत महत्वपूर्ण बातें आप अनिल बताने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से। सवाल यह है कि आपने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया, उनके दावों का जिक्र किया। सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी को आप कम आंक रहे हैं या बहुजन समाज पार्टी कहीं न कहीं इस चुनाव प्रचार में ऑफ कलर दिखी? देखिए सर, सबसे बड़ी बात हम आपको बताना है कि यहाँ पर जो पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ कांग्रेस का शासन रहा है। तो कांग्रेस इसके के बाद बाद फिर समाजवादी पार्टी का शासन आया है। समाजवादी पार्टी ने 2 पंचवर्षीय यहाँ रहे हैं। उसके बाद अभी भाजपा का रहा है। और विगत 35 35 सालों साल बाद भाजपा को पुनः वापसी का मौका मिला था। अब अब ये 35 35 साल साल बाद जो मौका मिला था, इसको कितना कैश करवा पाते हैं, कितना विकास कार्य किया है, ये जनता शहर में देख रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं नहीं अनिल, अनिल मैंने आपसे सवाल किया था, बीएसपी को आप इतना क्यों कम आंक रहे हैं? बीएसपी का जो यहाँ प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए कुछ कमजोर साबित हो रहा है। अच्छा। और जो बीएसपी का वोट है और वो भी कितना नजर आ रहा है, वो डिवाइड हो गया है, कुछ भाजपा में, कुछ सपा में जाने। क्योंकि कुछ लोगों से जो ग्राउंड जीरो पे बात की है, तो उनका कहना है कि जो हमें योजनाएं मिली हैं, आवास मिले हैं, शौचालय मिले हैं, डबल राशन मिल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हम तो भाजपा में जाएंगे, हमें बीएसपी से क्या मिला है, कुछ नहीं मिला है। ठीक है। और रही बात, जो कुछ नाराज भी रहते हैं, क्योंकि सभी को संतुष्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल अनिल। नाराज लोग भी हैं, तो वो लोग समाजवादी पार्टी में भी जा सकते हैं। बसपा का जो ग्राउंड देखा जाए जिस हिसाब से यहाँ अभी वर्तमान स्थिति है, वो तीसरे या चौथे नंबर पर जाने की है। ठीक है, ये आपका आकलन हो सकता है जो जनता से आपने बातचीत की। हाथरस आप बनाए रखिए। हाथरस से हम सीधे जुड़ रहे हैं जय किशोर, जो ग्राउंड जीरो पे इस समय मौजूद हैं। हाथरस नाम लेते ही तमाम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना बनता है, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे जय किशोर। सीधा पूछेंगे कि जनता क्या मन बना रही है कि कल वो जब मतदान करेगी तो उसके सामने क्या मुद्दे होंगे, जिसके आधार पर उंगली उसी पार्टी के सिंबल पर जाएगी और ईवीएम में भाग्य का फैसला हो जाएगा। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं आपके हाथरस से, उसके बारे में बताइए और साथ ही साथ चुनावी तैयारियों को लेकर भी जानकारी दीजिए। सर, हाथरस जनपद में जय 3 किशोर। विधानसभा है। जी सर। जय किशोर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर, हाथरस जनपद में 3 जय विधानसभा है। किशोर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है हाथरस से? आवाज आ रही है मेरी? जय किशोर से संपर्क करने की कोशिश करें, हम इनपुट से अनुरोध करेंगे। लेकिन कानपुर से हम सीधे जुड़ते हैं कमर। कमर, अनिल ने वो चुनावी समीकरणों की बात बताई और उस पर चर्चा करने की कोशिश की, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बहुत दिलचस्प मुकाबला है। लेकिन सीधा सीधा मामला बनता है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। साइलेंट वोटर्स बीएसपी के साथ जरूर रहे, लेकिन वो छिटक रहे हैं। कानपुर के सभी सीटों की स्थितियों पर आप कुछ जानकारी दीजिए। बहरहाल थोड़ी देर में कमर से हमारा संपर्क कायम हो जाएगा। हम आपको इतना जरूर बता दें कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से चुनाव प्रचार चला, उसका तरीका बेहद संजीदा रखना पड़ा। सभी राजनीतिक पार्टियों के कर्णधारों को, समीकरण बिठाने वालों को यह सोचना पड़ा कि डिजिटलाइज तरीके से ही जनसंपर्क वो करें, अन्यथा मुश्किलों में फंस सकती है पार्टी या उनके नेता। क्योंकि चुनाव आयोग के निर्देश के बाद बेहद सख्त अंदाज में जिला प्रशासन
चुनाव प्रचार के तौर तरीकों पर आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया। सीधे हम जुड़ रहे हैं हाथरस से। हाथरस से हमारे साथ जुड़ गए हैं जय किशोर। जय किशोर, हाथरस का नाम लेते ही कई मुद्दे सामने आ जाते हैं, क्या वही चुनावी मुद्दे हैं या हाथरस के विकास को लेकर के जो दावे वर्तमान सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा किए गए, उनको एड्रेस कर रही है, उनकी पहचान कर रही है, उनको समर्थन देती हुई जनता दिख रही है, या जनता के मन में कुछ और है? क्या कुछ आपने देखा अभी तक के चुनाव प्रचार के दौरान, जिन मतदाताओं से, जनता से, प्रतिनिधियों से आपने बात की? जय किशोर। बताना चाहूंगा सर, हाथरस जनपद में 3 विधानसभा है, विधानसभा हाथरस, विधानसभा सादाबाद और विधानसभा सिकंदराऊ। वर्तमान में सिकंदराऊ से भाजपा ने वर्तमान विधायक वीरेंद्र सिंह राणा को टिकट दिया है, जिनके खिलाफ काफी जनता में नाराजगी दर्शाई गई है और उनका आए दिन लगातार चुनाव प्रचार के दौरान उनका विरोध प्रदर्शन करती नजर आई है। वही हाथरस में सादाबाद विधानसभा से बताते चले आपको, पूर्व में 5 बार के विधायक रहे रामवीर उपाध्याय और बसपा में पूर्व में ऊर्जा मंत्री के रूप में भी शामिल रहे हैं। आज हाथरस में भाजपा द्वारा उनको प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। वही पूरे उनके सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 10 मार्च को होना है। और यहाँ सादाबाद में हाथरस जनपद की सबसे हॉट सीट बनी हुई है, जिसमें 3 प्रत्याशी जो है बहुत करते हुए जा रहे हैं, जैसे कि महागठबंधन से प्रदीप चौधरी और भाजपा से रामवीर है और बसपा से अभिषेक चौधरी, अभिषेक शर्मा, और हाथरस विधानसभा से भाजपा की माहौर और बसपा प्रत्याशी संजीव काका और सपा के प्रत्याशी ब्रजमोहन भाई का मुकाबला है। वही जनता की बात करें तो जनता अब कुछ अलग ही मूड में है। वही सिकंदराऊ विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ जनता नाराज है। ये जनता साबित हुई है। जिस तरीके से भाजपा के नेता जो वीरेंद्र सिंह राणा है, उनके द्वारा प्रचार दौरान के कार्यक्रम में कई बार पुलिस और इनके साथ में झड़प भी हुई है। मतदाताओं का कहना है कि अब की बार मतदान किया जाएगा। विकास बनाम और अन्य मुद्दे, हाथरस के क्या ऐसे मुद्दे हैं जो हर एक मतदाता के जुबान पर है? जय किशोर। बताते चले कि जिस तरीके से सड़कों का विकास और शिक्षा को लेकर के, पानी को लेकर के जो मतदाता हैं वो आज इस बात को कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक जो है भाजपा के वीरेंद्र सिंह राणा, उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, इसलिए जनता का अलग ही मन है। अब मान के चलिए 10 तारीख को आएंगे तो तब पता लगेगा कि ये फैसला जनता किसके पक्ष में करने जा रही है। कानपुर से हम कमर से बात करते हैं। कमर, आपके यहाँ प्रमुख सीटें हैं और कानपुर में जो कुछ भी जनता दिखाने की कोशिश करेगी उत्साह के तौर पर कि वो कितना उत्साहित है जब वो ईवीएम की ओर आगे बढ़ेगी मतदान केंद्रों की तरफ, जनता का मूड बताते हुए 7 विधानसभा क्षेत्र में क्या समीकरण है, क्या चुनावी गणित बैठ रहा है, वो जरूर आप बताइए। कमर जी आपको बता दें कि ये कानपुर में जो है 10 सीटें हैं। 10 सीटों में 2 सीटें सपा के उसमें थी अभी तक और 1 सीट कांग्रेस में थी और क्या नाम है 7 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में थी। मगर जब अब जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कुछ जो जनता के, अभी मैंने तभी हकीकत जानने की कोशिश की और जो मैंने जनता से बात की तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता की कुछ और थी, क्योंकि यहाँ की जनता का ये कहना था कि हमको आपकी विकास चाहिए, विकास जो करेगा मैं उसको वोट करूंगा। वही विकास को लेकर काफी सारी पार्टियां जो है दावा कर रही है। वही आपको बता दें कि जो मुस्लिम बहु क्षेत्र है वहाँ पर अब इस टाइम सपा से और कांग्रेस से और बीजेपी से एक अच्छे नेता के नाम से जाने जा रहे हैं, जो सपा के इरफान सोलंकी जो 7 बार विधायक बन चुके हैं और वहीं के एमएलसी संजीव बिश्नोई वो भी उसी से खड़े हुए हैं और वहीं पे सपा का निकला हुआ है कैंडिडेट सोहेल अंसारी वो भी वहीं खड़े हैं। अब ये देखने वाली ये बात है कि जनता का जो रुख है वो अब क्या है। मगर मैं जनता से जब हमने बातचीत की, बातचीत के बाद जनता का ये कहना है कि कहीं ना कहीं महंगाई और जो मुद्दे हैं वो मुद्दे को जो पूरा करेगा
उसको वोट देंगे। मगर वही अब आपको ये बता दें कि यहाँ जो सीटें हैं जो कहीं सपा के घर रहती थी, आज वो कहीं ना कहीं सपा के हाथ से जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां के जो कैंडिडेट है वो सपा के निकले हुए हैं, वो कांग्रेस को शामिल होकर और उसी सीट से वो अभी चुनाव लड़ रहे हैं। अब और सीटों की बात की जाए तो जो और सीटें हैं कहीं ना कहीं कुछ बीजेपी के खाते में नजर आ रही है, जमीनी मगर आपको तो देखना ही बात है कि 10 तारीख को इससे कौन सी सीट जाती है। इस पूरे मामले में जब आप तीनों से मैं बात कर रहा हूं, चूंकि हाथरस बहुत महत्वपूर्ण है, झांसी, कानपुर, आप लोग सीधे जुड़े हुए हैं, मैं एक बात जरूर जानना भी चाहता हूं और आप लोग बात बात में ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर है, विकास बनाम वो अन्य मुद्दे जो 5 साल में वादे किए गए थे नहीं किए गए हैं, तो किस तरह से जनता में नाराजगी है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और सपा के अलावा बीएसपी और कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की भी अपनी भूमिका हो सकती है। क्या इनके साइलेंट वोटर्स समीकरण नहीं बिगाड़ सकते? इस पर आप लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। सबसे पहले कमर, आप इस पर बोलिए। जी, आपको हम बता दें कि कहीं ना कहीं ये ओवैसी जी यहाँ कानपुर भी आए थे और कई उन्होंने यहाँ बड़े कार्यक्रम भी किए, मगर कहीं ना कहीं जनता से जो हमने बातचीत की, क्योंकि ये जो समीकरण ये जो चला रहे हैं मुस्लिम बनाम हिंदू, मगर ये जो है ये इनका जो है फेल नजर आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुस्लिम समझ चुका है। अब की युक्ति उसको देखते हुए मुस्लिम का ये यहाँ के जो मुस्लिम समाज का कहना ये है कि जो अब की विकास करेगा, मैं राजनीति हिंदू मुस्लिम पे नहीं करूंगा, जो भी जो विकास करेगा उसको वोट दूंगा। हाँ, बड़े बड़े दावे वैसी जी ने भी किए, बड़े बड़े दावे जो है कहीं ना कहीं आपके आम आदमी भी कर रही है, मगर जमीनी हकीकत देखने के बाद ये दिखा कि कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई लाइक नहीं कर रहा है और ये सिर्फ या सपा को या बीजेपी को सिर्फ उन्हीं को पर ध्यान दे रहे हैं। लड़ाई दो ही पार्टी की है, वो तो आए हैं और अभी उनके तरफ कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। बहुत महत्वपूर्ण बात कमर आपने बताई कि चूंकि सीधी लड़ाई दिख रही है और जनता मान रही है कि दो ही असली पहलवान हैं जो लड़ेंगे। शायद कमर आप यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीधे झांसी पहुंचते हैं। झांसी बुंदेलखंड, इसका मुद्दा बिल्कुल अलग हो जाता है हर एक चुनाव में, जैसा कि मुद्दों पर हमने चर्चा की। और एक बार फिर अनिल, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस सचमुच में पूरे चुनावी परिदृश्य में बिल्कुल ऑफ कलर होने जा रही है, या सचमुच में जैसा कि आरोप अन्य पार्टियों की तरफ से लगाया जाता रहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट कटवा है, पार्टियों का समीकरण बिगाड़ेगी? और रही बात कि बहुजन समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी की भूमिका को हम इतना नगण्य क्यों बता दें, अर्थात उनका कोई महत्व ही नहीं है, लगभग न के बराबर है, हम ऐसा कैसे मान लें? देखिए सर, बात कर रहे हैं झांसी की, तो जनता सीधा सीधा मन बना चुकी है और जनता समझती है, समझदार है, वो देख रही है कि लड़ाई में कौन कौन है और हम अपना वोट बर्बाद क्यों करें। तो उसी हिसाब से वो देख रही है कौन फाइट करेगा कौन नहीं करेगा। तो उसी हिसाब से उन्होंने मन बनाया है कि भाजपा और सपा में कड़ी टक्कर दिख रही है, तो कुछ भाजपा कुछ सपा में। और रही बात भाजपा की, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्तमान विधायक से मान लो नाराज भी है, लेकिन फिर भी योगी मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि वर्तमान विधायक से कुछ नाराजगी है स्थानीय मतदाताओं की, लेकिन मोदी और योगी का फैक्टर है जिसको बुंदेलखंड के इस प्रमुख जिले झांसी, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधानसभा है, वहां की जनता उसको महत्व दे रही है, उसको आगे बढ़ा रही है। जय किशोर, हाथरस में कई मुद्दे हैं, एक बार मैं फिर आपसे बात करना चाहूंगा, कांग्रेस कितना प्रभावी दिख रही है हाथरस में? सर, कांग्रेस ने हाथरस में अभी 3 जो प्रत्याशी हैं और वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी 3 नए जो प्रत्याशी हैं उनमें 2 प्रत्याशी बुजुर्ग हैं और एक महिला राष्ट्रीय लड़की है जो
गोल्ड मेडलिस्ट है उसको चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं आपको बता दें कि जिले की तीनों विधानसभाओं में सादाबाद सबसे हॉट सीट है। यहाँ बसपा में ऊर्जा मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय का सीधा मुकाबला सभी लोगों के सामने है। वहीं आपको बताते चले कि जिले में हाथरस से रामवीर उपाध्याय किसी भी विधानसभा से आज तक चुनाव नहीं हारे हैं और 5 बार विधायक रह चुके हैं। चुनावी मुद्दे में क्या मोदी और योगी का फैक्टर, जैसा कि बुंदेलखंड और झांसी को विशेष रूप से अभी अनिल शर्मा ने बताया, क्या मोदी योगी फैक्टर भी कोई फैक्टर बना है इस चुनाव में? बताना चाहूंगा ये विकास को लेकर के बहुत सारी लोगों की समस्याएं हैं। मतदाता आज के समय जागरूक हैं और वह यही बात कह रहे हैं कि इस समय मुकाबला केवल सपा और भाजपा के बीच में आ रहा है। वहीं हाथरस में जो विधानसभा सबसे हॉट सीट है सादाबाद, उसमें प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनका पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है। वहीं सामने रामवीर उपाध्याय है। तो अब देखना है कि इन दोनों के बीच 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो क्या बदलाव आता है। जनता किसके पक्ष में ज्यादा मतदान करती है और किसे जिताकर विधानसभा के लिए भेजती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता ने सब कुछ मन बना लिया है और कानपुर, झांसी और हाथरस से हमारे सहयोगियों की जो बात है कि सारे फैक्टर्स अलग हो गए, सिर्फ विकास बनाम अन्य मुद्दे, और मोदी और योगी का ये भी एक फैक्टर है जिसको जनता समझ रही है, जान रही है और उसके आधार पर ईवीएम तक वो पहुंचेगी और तब वो अपना निर्णय सुनाएगी और 10 तारीख को उसका परिणाम पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि तीसरे चरण में जनता बेहद उत्साह के साथ चुनाव को एक हरी झंडी दिखा रही है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि तीसरा चरण ही मुख्य चरण है और इसमें जनता का जो उत्साह दिखेगा, जो रुख दिखेगा, वो आगे के सभी चरणों का संकेत होगा और ये तय हो जाएगा कि विकास बनाम अन्य मुद्दों पर कौन कितना भारी पड़ा। 627 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। 16 जिले, 58 केंद्र और वो तमाम मुद्दे जिसको जनता ने समझा है, जाना है और सारे मुद्दों को एक साथ जोड़ करके स्थानीय मुद्दों के साथ उत्तर प्रदेश के मुद्दे के साथ कनेक्ट होकर के इन सभी जिलों की जनता 58 केंद्रों पर कल मतदान करेगी और भाग्य का फैसला उन उम्मीदवारों का, प्रत्याशियों का ईवीएम में कैद हो जाएगा जो बड़े दावे करके लोगों के पास पहुंचे और अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। कल किस तरीके से मतदान का रुख रहेगा, जनता में कितना उत्साह रहेगा, एवी स्टार न्यूज आपको पल पल की खबर देता रहेगा। इसलिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं टिकता, कभी नहीं रुकता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।